हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको पता होगा कि हमने अरेस्ट का चैप्टर को हमने कंटिन्यू किया था, राइट। और अरेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, एक लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया था। याद है आपको? जी सर, याद है। चलिए बता देते हैं कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन था। अगर आपको चार्ट अगर आप बनाए हो तो याद है ये वाला चार्ट। तो इसमें ये था कि टाइप्स ऑफ अरेस्ट क्या होता है। तो अरेस्ट विदाउट वारंट का हम लोग सारा पॉइंट कवर कर चुके थे। तो 7 सिचुएशंस था। पहला क्या था तुम्हारा, सेक्शन 35 कि किस किस सिचुएशन में पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 39 क्या था कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, और बंदा नाम और रेसिडेंस देने से मना कर देता है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। 40 क्या बोलता था कि कब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। 41 क्या बोलता था कि कब मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता था। ये तो पढ़ चुके थे। अच्छा, उसके बाद और 3 केस था। पहला क्या था, 170 ये बोलता है कि अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर मान लो पुलिस वाले को पता चल चुका है कि फलाना आदमी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है तो वो उसको करने से पहले ही उसको अरेस्ट कर सकता है। किसमें बोला, 170 BNSS का। अच्छा, उसी तरीके से 142 का 6 ये कहता है कि अगर मान लो कोई बंदा रिलीज़ हो चुका है और रिलीज़ वाले कंडीशन को वो वायलेट करता है तो उस केस में भी उसको क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से 473 था, याद है 473। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई बंदे को, ठीक है, जिसका सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसका सेंटेंस को का रेमिशन कर दिया गया था, अगर उसके सेंटेंस को रेमिशन कर दिया गया है या फिर सस्पेंशन कर दिया गया है और उस रेमिशन और सस्पेंशन को कैंसिल कर देता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, पुलिस वालों के द्वारा। समझ में आ गया? अच्छा, ये पढ़ चुके थे हम लोग, ये 7 सिचुएशन। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वापस देख लीजिएगा, बहुत इजी है, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपके लिए डिस्क्लेमर है भाई कि आप लोग लेक्चर को मोर देन 1.5x के स्पीड से देखिए ताकि तब आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। ओके, आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्चुअली सेक्शन 35। अच्छे से आपको पढ़ना है, ये याद रखिएगा। सेक्शन 35 का तुम्हारा जो सबसेक्शन 1 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए से लेके जो जे तक क्लॉज है, ठीक है। और ये जो अप टू 7 ईयर तक का जो कंडीशंस है, अप टू 7 ईयर्स का जो पनिशमेंट है उसमें कुछ कंडीशन है और इस केस में नो कंडीशन है। ये सब देख लीजिएगा। अच्छा, इसको याद करने का क्या था टेक्निक, सिप्स ऑर्डर याद है। सी से क्या था, कॉग्निजेबल ऑफेंस। आई से इन्फॉर्मेशन लेस देन 7 ईयर्स या अप टू 7 ईयर्स, 2 कंडीशन था। और 7 साल से ज़्यादा या फिर डेथ पेनल्टी के केस में नो कंडीशन था। पी से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के केस में पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। एस फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी, ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और एस्केप, डी फॉर डेजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, ई फॉर एक्सट्राडिशन, आर फॉर रिलीज कन्विक्ट एंड आर फॉर एक्विजिशन फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा ये सब पढ़ चुके थे। वापस में अगर इसको पढ़ाने गया तो वापस टाइम लग जाएगा, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम पढ़ेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट पढ़ेंगे रिगार्डिंग द अरेस्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, ठीक है। तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट अरेस्ट चैप्टर के लिए है जो आपको याद करना है वो है भाई DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है और ये गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी। ओके, सो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है DK वासु का केस। तो इसको तो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, आप इतना कह सकते हो कि बहुत फेमस है। जब भी अरेस्ट आता है तो अरेस्ट में DK वासु का केस आएगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए सर, क्या है DK वासु का केस, आइए थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं और इसके गाइडलाइंस को आज याद करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और अरेस्ट चैप्टर में ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो नाम क्या है, DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल,
DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है, ठीक है। कब का है? 1997 में ये पब्लिश हुआ था। एक्चुअली ये 1996 का केस है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू किया था। आप देखोगे ऑनलाइन में कहीं कहीं पर क्या हुआ है इसके बारे में कंफ्यूज हो सकते हो। कहीं कहीं पर 1996 दिया है, कहीं कहीं पर 1997 दिया है। तो ये जो 1997 है ये पब्लिश्ड होने का पब्लिकेशन का ये ईयर है, और ये है 1996 कौन सा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 1997 जो लिखा हूँ मैं, ये पब्लिकेशन वाला ईयर है, ओके। चलिए, तो नाम क्या है मेरे साथ फिर से बोलिए, DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या है? DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको बताने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी एक पुलिस वाला अरेस्ट करने जाता है, ठीक है, तो आप किसी बंदे को अरेस्ट कर रहे हो, यानी उसका जो क्या है, उसका जो लिबर्टी है, आप उसके लिबर्टी को क्या कर रहे हो? कटेल कर रहे हो, है ना? समझ रहे हो? उसका एक आज़ादी है, आप उसके आज़ादी को छीन रहे हो, है ना? जो कि एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, है। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि भैया सबको अपना जीने का अधिकार है ना, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। अच्छा, अब मेरा बात ये है कि भैया अब देखो, लेकिन मान लो कोई अगर बंदा कोई सोसाइटी में कुछ क्राइम किया है, ये कौन है? एक्यूज्ड है, ये सोसाइटी में कोई क्राइम किया है, ठीक है। तो पुलिस वाले तो इसको अरेस्ट करेंगे ही, ठीक है। तो एट द सेम टाइम पुलिस वाले जब अरेस्ट करने जाएंगे तो पुलिस वाले का क्या ड्यूटी बनता है कि भैया इसका भी, पुलिस वाले का दो ड्यूटी बनता है अगर देखोगे तो। एक तो स्टेट का ड्यूटी क्या है कि ये जो क्राइम हुआ है, एक्यूज जो क्राइम किया, ये दोबारा ऐसा क्राइम ना करे, क्योंकि ये जो आज अगर किसी का मर्डर किया है, हो सकता है कि आज वही इंसान कल को हमारा भी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई क्राइम घटता है किसी सोसाइटी में, तो वो कहते हैं ना, ये पूरा सोसाइटी के अगेंस्ट में माना जाता है ना। अच्छा, तो यहाँ पर जब अगर पुलिस वाला कोई क्राइम, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्यूज क्राइम किया, तो स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इसको क्या करे, प्रिवेंट करे, इस टाइप का चीज़ वापस ना हो, ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि ये जब पुलिस वाला अब इसको अरेस्ट करने जाएगा, तो इसके ऊपर भी एक ड्यूटी है कि ये भी तो इंसान है, जैसा तैसा, मतलब उसके साथ इनह्यूमन तरीके से पेश ना हो, है ना। अरेस्ट करने जाते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से बिहेव किया जाता है, ठीक है, एक्यूज्ड के साथ। जो अरेस्टी है, जिसको अरेस्ट करना है, उसके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं पुलिस वाले, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। यहाँ तक कि मूवी सब में आप देखे रहोगे कि किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो एक तरफ तो आपको सोसाइटी को भी देखना है कि सोसाइटी में इस तरीके का क्राइम ना हो, ये तो मेंटेन करना ही है स्टेट को। दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जो एक्यूज्ड है भाई, उसका भी कोई लिबर्टी कटेल ना हो, उसके भी हित के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। वो भी इंसान है, क्योंकि वो क्राइम कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास खुला एक लाइसेंस मिल गया कि आप उसके साथ जैसे तरीके से भी पेश आओ, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक सोसाइटी और एक पर्सनल लिबर्टी के बीच में आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा। आपको तो कानून भी फॉलो करना पड़ेगा, दूसरी तरफ ये सारा चीज़ को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या होता है? ठीक है। तो क्राइम अगर हुआ है, तो क्राइम होने से क्या होता है कि सोसाइटी को तो अफेक्ट पड़ता है, सोसाइटी के बारे में भी तो आपको सोचना है कि दोबारा क्राइम ना हो ऐसा। दूसरी तरफ जब अरेस्ट करने जाओगे, उस बंदे के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आप उसके साथ किस तरीके से बिहेव करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा उसको पकड़ लिए, मार पीट दिए, हाँ, और अरेस्ट कर लिए, मतलब इनह्यूमन तरीके से पेश आना नहीं है। तो होता क्या था कि जो DK बासु जी हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उनको पता चला, अरे भाई वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो कस्टोडियल डेथ है,
क्या है, कस्टोडियल डेथ। ठीक है, पुलिस कस्टडी में बहुत लोग जो हैं वो मरते जा रहे हैं और उनका नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है। DK बासु जी ये ऑब्ज़र्व किए और ये लीगल एड सर्विस के चेयरमैन थे उस समय। वो देखिए क्या कि भैया ये जो कस्टोडियल डेथ का जो नंबर्स है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब पुलिस के कस्टडी में लोग का डेथ बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है, अब तो ये बात को देखे नोटिस किए तो वो क्या किए, एक लेटर लिख दिए DK बासु जी, किसको लेटर लिखे, उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको एक लेटर लिखे कि भैया ऐसा सा प्रॉब्लम है, कस्टोडियल डेथ बढ़ता जा रहा है और पुलिस वाले आर्बिट्रेरी अरेस्ट करते हैं। आर्बिट्रेरी अरेस्ट मतलब अपने मर्जी से जब चाहे अरेस्ट कर लेते हैं, कुछ है ही नहीं का नियम कानून का धज्जियाँ उड़ा के रखे हैं पुलिस वाले लोग। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि पुलिस वाले लोग बिल्कुल गलत होते हैं, बट एक मतलब जो होता है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो फैक्ट वो बता रहा हूँ, क्योंकि पावर उनके पास बहुत सारा दिया गया है तो उसका एब्यूज़ भी करते हैं पुलिस वाले, है ना। तो अब वही चीज़ DK बासु एक लेटर लिख के दिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि भैया कस्टोडियल डेथ बढ़ता जा रहा है और आर्बिट्रेरी अरेस्ट भी बहुत हो रहा है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और नियम कानून में चेंजेस लाने का ज़रूरत है, DK बासु जी का कहना था। तो इनका ये जो लेटर था इसको एज अ PIL ट्रीट कर लिया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था वो कॉग्निजेंस लिया इस मैटर का और एक गाइडलाइंस इशू किया। एक मतलब टोटल 11 गाइडलाइंस इशू किया। कितना? टोटल 11 गाइडलाइंस। टोटल 11 ठो गाइडलाइंस इशू किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया जब भी आप अरेस्ट करने जाओगे, पुलिस वाले देखो सुनो, जब भी आप किसी बंदे को अरेस्ट करने जाते हो ना तो ये सब बातों का ध्यान रखना, समझे। क्योंकि पता क्या चलता है ना, कभी कभी पुलिस वाले लोग अरेस्ट करके ले आते हैं बंदे को और बंदा कहाँ पर है कुछ अता पता नहीं है भाई, दिख ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, ना फैमिली वाले को खबर है कि बंदा अरेस्ट हुआ है, पता ही नहीं चलता कहाँ पर गए हैं। मारा पीटी भी बहुत होता है, ठीक है, टॉर्चर बहुत होता है। तो ये सब चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 11 गाइडलाइंस जारी किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये था बैकग्राउंड, समझ में आ रहा है। इसके बारे में आप भी और पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरी है मैं उतना ही लिख के लाया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया DK बासु का बैकग्राउंड क्या है कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा था कि कस्टोडियल डेथ का क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था क्राइम, ये कस्टोडियल डेथ बढ़ता जा रहा था, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में डेथ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था और आर्बिट्रेरी अरेस्ट भी ज़्यादा हो रहे थे। तो उसको लिए लोग लेटर लिखे। कौन लेटर लिखा? DK बासु जी, जो कि उस समय चेयरमैन थे किसका, लीगल एड सर्विस के, और लेटर लिखे किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 1986 में। ठीक है, उसके बाद ये इस लेटर को क्या माना गया, PIL मान लिया गया और सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर करके क्या किया, 11 गाइडलाइंस इशू किया कि जब कभी भी पुलिस वाले आप करने जाओगे अरेस्ट तो इस गाइडलाइंस को चेक करोगे। समझ में आ रहा है? ये है बैकग्राउंड। अभी मैं सारा चीज़ लिख दिया हूँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखो, तो इसीलिए जब कभी भी अरेस्ट चैप्टर पढ़ोगे तो DK बासु वर्सेस स्टेट बंगाल का केस आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जेनेसिस ऑफ द केस मतलब फैक्ट ऑफ द केस क्या था, बैकग्राउंड क्या था, देखो। DK बासु द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द लीगल एड सर्विस इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे लीगल एड सर्विस का। ये एक लेटर लिखते हैं किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, वो एक लेटर लिखते हैं जैसे आपको बताया मैं, और उसमें वो क्या हाईलाइट करते हैं, अलार्मिंग इंसिडेंट्स ऑफ डेथ्स एंड वायलेंस इन पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में जो बढ़ता हुआ रेट है, ठीक है, उसके बारे में वो हाईलाइट करते हैं लेटर में कि भैया वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कस्टोडियल डेथ हो रहा है, और इंडिया के बहुत सारे तमाम और भी अलग अलग जगहों में क्या हो रहा है, पुलिस कस्टडी में डेथ का रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेटर लिखे। कौन लेटर लिखा? DK बासु जी लेटर लिखे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, एक लेटर लिखे 1986 में। समझ में आ रहा है? ओके, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये दिक्कत होता है बाद में, फिर आपको जब अगर बाई चांस कभी भी ये नोट्स वगैरह मुझसे लोगे तो आपको जब इसको प्रिंट आउट निकालोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया,
इस लेटर को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह उन्होंने ट्रीट किया अंडर आर्टिकल 32 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग द सीवियरिटी ऑफ द इशू। और इस इशू के सीरियसनेस को उन्होंने समझा, सुप्रीम कोर्ट समझा कि भैया हाँ प्रॉब्लम तो है कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि कस्टोडियल डेथ बढ़ता जा रहा है, पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया, अपने पावर को वो अब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने समझा, सीरियसनेस को समझा इस इशू का, और उन्होंने ये चीज़ भी समझा कि भैया ज़रूरत तो है, रिफॉर्म्स का ज़रूरत है, लॉ में रिफॉर्म्स का ज़रूरत है। और आर्टिकल 21 में जो दिया गया है राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो राइट दिया गया है उसको प्रोटेक्ट करने का भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ उन्होंने समझा, ठीक है। तो उसको PIL मान लिया गया अंडर आर्टिकल 32, और उन्होंने इस इशू के सीरियसनेस को रिकॉग्नाइज़ किया, और ये भी समझा कि देयर इज़ अ नीड टू चेंज, देयर इज़ नीड टू चेंज द लॉ एंड टू सेफगार्ड द आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 को सेफगार्ड करने का ज़रूरत है। समझ में आ गया? ओके। फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो मेन लीगल इशू था वो क्या था कि व्हाट आर द सेफगार्ड्स अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर एंड आर्बिट्ररी अरेस्ट। तो क्वेश्चन मेन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल है कस्टोडियल टॉर्चर को प्रिवेंट करने के लिए। एक पुलिस वाला कस्टडी में किसी का डेथ कॉज ना कर दे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पॉइंट्स अवेलेबल है, क्या क्या सेफगार्ड्स है, और आर्बिट्ररी अरेस्ट को रोकने के लिए क्या क्या है, क्योंकि पुलिस वाले जब मन तब अरेस्ट कर लेते हैं, बीवी से लड़ाई किए जाके अरेस्ट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, यहाँ दिमाग ख़राब हो रहा है, सीनियर ने डाटा गए और किसी पे गुस्सा उतार दिया, अरेस्ट करके लिया। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली होता है, दिस इज़ द ह्यूमन नेचर, होता है ना। आप दोस्त के साथ, किसी के साथ झगड़ा किए, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा कर दिए और उसका गुस्सा आप अपने छोटे भाई और बहन पे उतार दिए, ऐसा होता है, नॉर्मली होता ही है ना। तो अब भाई कोई भी बंदा, पुलिस वाला तो आर्बिट्ररी अरेस्ट कर रहा था, कस्टोडियल डेथ भी ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो अब मेन क्वेश्चन यही था कि क्या क्या सेफगार्ड्स अवेलेबल है भाई, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सेफगार्ड्स दिया गया है आर्बिट्ररी अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए और कस्टोडियल टॉर्चर को प्रिवेंट करने के लिए। समझ में आया? ये मेन लीगल इशू था। ओके सर, समझ गए। अब क्या, अब ये था, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइंस आया देखो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कोट किया, क्या किया भैया, कि जो कस्टोडियल वायलेंस है, मतलब जो कस्टोडियल डेथ हो रहा है, कस्टडी में जो वायलेंस कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, डेथ कॉज कर रहे हैं, ये डाइट क्या है, वायलेशन है, ये उल्लंघन है किस चीज़ का, आर्टिकल 21 का। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसका उल्लंघन है, डाइट उन्होंने कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा चीज़ उन्होंने क्या कहा, टोटल स्पेसिफिक 11 गाइडलाइंस उन्होंने इशू किया, ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा इट मस्ट बी फॉलोड ड्यूरिंग द अरेस्ट। और अरेस्ट जब भी करोगे, जब कभी भी आप डिटेन करोगे किसी बंदे को, अरेस्ट करोगे, तो ये 11 गाइडलाइंस को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टोटल कितने गाइडलाइंस इशू किया, 11। और उन्होंने क्या कहा, दिस गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड वाइल द पुलिस ऑफिसर विल मेक एनी अरेस्ट। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो पहले उन्होंने कहा कि ये जो कस्टोडियल वायलेंस है, ये क्या है, डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 21 का। और दूसरी बात, टोटल 11 गाइडलाइंस इशू किया, और उन्होंने ये कहा कि ये गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा जब कभी भी आप क्या करोगे, अरेस्ट करोगे। तो समझ में आ गया? जी सर। तो सबसे पहला गाइडलाइंस की ओर चलते हैं, ठीक है। इसमें से जो है गाइडलाइंस अब पढ़ते हैं, चलिए। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो मैं रेड कलर किया हूँ उसको देखिए, फिर मैं कहानी बताऊँगा, फिर हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क। कहने का मतलब ये है कि जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये एक पुलिस ऑफिसर है। ये कौन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, ये अरेस्ट करने जा रहा है एक्यूज्ड को।
ठीक है। अभी जब पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को अरेस्ट करने जाता है, उसको अरेस्ट करता है, तो ये जो पुलिस ऑफिसर जो है भाई, इसका नाम, इसका डेजिग्नेशन, ठीक है, ये सब विजिबल होना चाहिए। इस बंदे को पता होना चाहिए कि कौन पुलिस वाला अरेस्ट किया है, उसका क्या डिजिग्नेशन है, समझे कि नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। ऐसा नहीं हो कि कोई भी चला जाए अरेस्ट करके चले जाए, नहीं भाई। अगर कोई पुलिस वाला जा रहा है अरेस्ट करने, तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, ताकि एक्यूज्ड समझ पाए कि नाम कौन था, नाम क्या था उसका डेजिग्नेशन क्या था, समझे कि नहीं। तो ये है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो अब पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। लिखा यह है कि द पुलिस पर्सनल कैरिंग आउट द अरेस्ट, जो बंदा अरेस्ट करने जा रहा है, एंड हैंडलिंग द इंट्रोगेशन, और जो इंट्रोगेशन कर रहा है, शुड बेयर एन एक्यूरेट एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क विथ देयर डिजिग्नेशन। तो वो जो बैच वगैरह जो पहनेंगे, उनका नाम क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो जो भी बंदा अरेस्ट करने जा रहा है, वो क्या करेगा, मस्ट बियर एन एक्यूरेट एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क, क्लियर और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन मार्क को पहनेगा, और डेजिग्नेशन के साथ, रेजिग्नेशन बोल रहा हूँ, डेजिग्नेशन के साथ, समझ में आ रहा है। ओके सर। तो पुलिस वाला जो भी अरेस्ट करने जाएगा, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन विजिबल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये था पहला गाइडलाइंस कि पुलिस वाला जब कभी भी अरेस्ट करने जाएगा, तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क विजिबल होना चाहिए, ठीक है। उसका नाम क्या है पुलिस वाले का, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके। दूसरा है मेमो ऑफ अरेस्ट। मेमो ऑफ अरेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली एक पेपर होता है जिसमें लिखा रहता है कि बंदे को कौन से जगह से, नाम क्या है बंदे का, एड्रेस क्या है, कौन से जगह से इसको अरेस्ट किए हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ उसमें रहता है, उसी को बोलते हैं मेमो ऑफ अरेस्ट, ठीक है। तो वही बोल रहा है, मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। तो अरेस्ट मेमो को बनाना ज़रूरी है, और उसमें एटलीस्ट एक बंदे का सिग्नेचर रहेगा जो विटनेस है, ठीक है। तो जहाँ से उसको अरेस्ट किए हैं, वहाँ का लोकलिटी का कोई एक बंदे को ले आएंगे और साइन करवा लेंगे कि देख तेरे सामने हम इसको अरेस्ट किए हैं, समझे कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अरेस्ट मेमो होना ही चाहिए, और इसमें कौन रहेगा, जो जिसको अरेस्ट किए हैं उसका साइन रहेगा, यानी अरेस्टी बोलते हैं उसको, जिसको अरेस्ट किए हैं अरेस्टी, और विटनेस का साइन होगा। तो इस अरेस्ट मेमो में नाम, उसका एड्रेस, उसका कहाँ से उसको अरेस्ट किए हैं, और अरेस्टी का साइन और विटनेसेस का साइन रहेगा, समझ में आ रहा है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा चीज़ ये है, तो ये हो गया तुम्हारा। दूसरा है अरेस्टेड पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू इन्फॉर्म। तो पहला क्या था कि जब कभी भी पुलिस वाला अरेस्ट करने जाएगा, तो उसका क्लियर और विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क वो उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यानी पुलिस वाला जब कभी भी अरेस्ट करने जा रहा है जिस बंदे को, तो वो बंदे को पता होना चाहिए कि कौन सा पुलिस वाला उसको अरेस्ट किया है, उसका डेजिग्नेशन क्या है। तो क्लियर एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए विथ डेजिग्नेशन, समझ में आ रहा है। दूसरा है मेमो ऑफ अरेस्ट। जब कभी भी पुलिस वाला अरेस्ट करने जाएगा, तो अरेस्ट मेमो बनाएगा, जिसमें उसका नाम रहेगा, अरेस्टी का एड्रेस रहेगा, कौन से जगह से उसको अरेस्ट किए हैं, और अरेस्टी का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ गया, ओके। ये है अरेस्ट मेमो, इसमें नाम, ठीक है, एड्रेस, इसका सिग्नेचर वगैरह, और विटनेस का भी साइन इसमें रहेगा, समझ में आ रहा है। तो अरेस्ट मेमो बनाना ज़रूरी है, ये सब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, ओके। तीसरा है अरेस्टेड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू इन्फॉर्म हिज फ्रेंड्स और रिलेटिव ऑफ द अरेस्ट। ये अरेस्टेड पर्सन का ये राइट है कि वो अपने दोस्तों को, वो अपने रिलेटिव को अरेस्ट के बारे में बताए, ठीक है। तीसरा क्या है, अरेस्टेड पर्सन यानी जो अरेस्टी है, जिसको अरेस्ट करने जा रहे हैं, यानी जिसको अरेस्ट कर चुके हैं वो बंदा, ठीक है, उसका ये राइट बनता है, उसका ये हक बनता है कि वो क्या करे, वो अपने दोस्तों को, वो अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करे अबाउट द अरेस्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया तीसरा, कोई डाउट है क्या? नो। तो पहला था आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए पुलिस वालों का जो अरेस्ट कर रहा है। तीसरा मेमो, अरेस्ट मेमो बनाएंगे और उसमें साइन होगा किसका, अरेस्टी का और विटनेसेस का। तीसरा है राइट टू इन्फॉर्म फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे। तीसरा है ये तो इन्फॉर्म करेगा ही, बल्कि अगर कोई बंदा मान लो, क्योंकि
सबको तो पता नहीं होता ना राइट के बारे में। तो पुलिस वाले का ये ड्यूटी बनता है कि जो बंदा अरेस्ट हुआ यानी जो अरेस्टी है उसको ये बताए कि भैया तेरा ये राइट है कि तू अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बता सकता है। समझे कि नहीं? मतलब जो बंदा अरेस्ट हुआ है उसको भी बताएंगे कि तू अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बता सकता है, ये तेरा राइट है। तो ये राइट के बारे में भी कौन बताएगा? पुलिस वाला बताएगा। तो पुलिस वाले के पास ये ड्यूटी है कि पुलिस वाला अरेस्टी को बताए कि भैया तेरे पास ये राइट है, ठीक है, कानून ने तेरे को ये हक दिया है कि तू अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बता सकता है। तो ये चीज़ का भी उनको बताना पड़ेगा। अच्छा, जो अरेस्ट हुआ है वो तो बताएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, ठीक है, उसका एक राइट तो है, बल्कि जो अरेस्ट हुआ है उसको भी बताना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि तुमको ये राइट दिया गया है। तो ये बताने का ड्यूटी किस पे है? पुलिस वाले पे है। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। सो ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, उसको बताएंगे कि भैया तेरे को ये राइट मिला है कि तू अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता सकता है, ठीक है। उसके बाद अरेस्टी मस्ट बी एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। जो अरेस्टी होता है भैया, जब उसको पुलिस वाला जब कभी भी अरेस्ट करने जाएगा, मान लो अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करते वक्त उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और जो भी मान लो माइनर और मेजर इंजरीज़ है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कोई फॉर एग्जांपल कोई चोट वोट तो नहीं लगा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जब भी उसको अरेस्ट करेंगे उस वक्त का एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको, ठीक है, समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अरेस्टी मस्ट बी एग्जामिन एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। जब कभी भी उसको अरेस्ट करेंगे उस वक्त उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जो भी मेजर और माइनर इंजरी है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं इंस्पेक्शन मेमो बोलते हैं इसको, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन मेमो, ठीक है। अच्छा, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अरेस्ट करते वक्त उसका एग्जामिनेशन होगा, और जो भी माइनर और मेजर इंजरीज है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ओके। फिर है अरेस्टी शुड बी सब्जेक्ट टू मेडिकल एग्जामिनेशन बाय ट्रेन्ड डॉक्टर एवरी 48 आवर्स। जो देखो, जो मेडिकल ऑफिसर होगा ना भाई, अब एक बार अरेस्ट तो कर लिए उसको, जैसे ही अरेस्ट कर लिए बंदे को, अब अरेस्ट करने के बाद, ठीक है, अब मान लो अब वो अरेस्ट हो गया है, अरेस्ट जैसे किए, अरेस्ट करने के बाद क्या किए, वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताया, मेडिकल एग्जामिनेशन किए। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन किए, अब बोल रहा है मान लो एक बार अरेस्ट होके आ गया, ठीक है, लॉकअप के अंदर है, हाँ, अरेस्ट होने के बाद उसका हर 48 आवर्स में क्या करेंगे, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एक बार तो स्टार्टिंग में हुआ, यहाँ पर स्टार्टिंग में तो हुआ, अब हर 48 आवर्स में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी ज़रूरी है, देखिएगा, तो हर 48 आवर्स में होगा। फिर बोलता है अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। जैसे ही बंदा अरेस्ट हुआ उसको कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है, फॉरवर्ड करना है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, ओके। और क्या है सर? इसके बाद और क्या है, द कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट फॉर रिकॉर्ड। तो जो कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसका सारा कॉपी, यहाँ तक कि जो अरेस्ट मेमो भी आपने बनाया है, किसको भेजेंगे, जो मजिस्ट्रेट जो है उस एरिया का, जिसके पास आप इसको भेजने वाले हो, फॉरवर्ड करने वाले, उसको आप सारा कॉपी भेज दोगे डॉक्यूमेंट्स का, इंक्लूडिंग अरेस्ट मेमो। समझ में आ रहा है? ओके। ही मस्ट बी परमिटेड टू मीट अ लॉयर ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन। भैया इसके पास ये राइट है कि ये अपने पसंदीदा एडवोकेट से ये मिल सके, ठीक है, तो अपने पसंदीदा लॉयर से मिलने का इसके पास राइट है ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन। समझ में आ रहा है? इंट्रोगेशन के दौरान, ओके। अच्छा, आप देखे रहोगे आजकल दिखाता है मूवी सब में कि मैं लॉयर आने से ही कुछ भी बताऊंगा, ठीक है, मेरे लॉयर आने से ही मिलूँ तो भी बताऊंगा मैं, नहीं तो कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलता है डायरी एंट्री ऑफ अरेस्ट शुड बी मेंटेन। अच्छा, जब कभी भी पुलिस वाला अरेस्ट करने जाएगा तो उसका डिटेल्स भी वो अपने स्टेशन डायरी जो होता है या फिर जनरल डायरी होता है उसमें वो लिख देगा कि इस जगह से उसको अरेस्ट किया गया है, ये बंदे का नाम है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर केस डायरी तो उसमें भी एंट्री मार देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डायरी एंट्री भी होगा। फिर लास्ट है तुम्हारा पुलिस कंट्रोल रूम शुड बी सेटअप, और हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा
क्या होगा, पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए। द पुलिस कंट्रोल रूम शुड बी एस्टेब्लिश्ड, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश होना चाहिए। ओके, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट हेडक्वार्टर में, ताकि जितने भी अरेस्ट हो रहे हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए। समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज़ है। तो ये 11 गाइडलाइंस इशू किया, देखोगे तो 11 ही है, ठीक है। बाकी मोटा मोटी तौर पे यही सारा गाइडलाइंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कभी भी पुलिस वाला अरेस्ट करने जाएगा तो ये सारा चीज़ करेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर इसको समराइज़ कर दें तो ये निकलता है। तो सबसे पहले था आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुलिस पर्सनल। मतलब क्या सर, कि जब कभी भी पुलिस वाला क्या करने जाएगा, अरेस्ट करने जाएगा, तो वो उसका क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके कि कौन सा पुलिस उसको अरेस्ट कर रहा है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, तो विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट बियर एन एक्यूरेट एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क बियर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था, मेमो ऑफ अरेस्ट। जब कभी भी अरेस्ट करने जाएंगे तो पुलिस वाला क्या करेगा, अरेस्ट मेमो बनाएगा कि नहीं, ऑब्वियसली बनाएगा। उसमें साइन कौन करेगा, जो अरेस्टी है उसका साइन होगा, और जो कौन है और जो विटनेसेस है उसका साइन होगा। तो ये है अरेस्ट मेमो। तीसरा था इन्फॉर्मेशन टू द फैमिली। फैमिली को बताने का हक है कि नहीं, राइट है कि नहीं। जो अरेस्टी है, जो अरेस्ट होकर आया है, वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताएगा कि नहीं अपने अरेस्ट के बारे में, बिल्कुल बताएगा। अच्छा, और ये जो अरेस्ट अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में ये बता सकता है, ये जो राइट्स है उसके बारे में भी तो उसको बताएंगे कि भैया तेरे पास ये राइट है बोल के, तो राइट के बारे में भी तो बताएंगे उसको। तो पुलिस वाला अरेस्टी को बताएगा कि ये तेरा राइट बनता है कि तू अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करे। चलो, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि नहीं। जब कभी भी अरेस्ट करेंगे तो सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप कराएंगे कि भैया कोई इंजरी वगैरह, माइनर मेजर इंजरीज तो नहीं है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एक बार अगर आ गया अरेस्ट होके, हर 48 आवर्स में उसका रेगुलर मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है। अच्छा, 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं अरेस्ट करने के, हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, यहाँ तक कि अरेस्ट मेमो भी, उसका सारा कॉपी किसको भेजेंगे, जो मजिस्ट्रेट के पास भेजने वाले हैं उसको, ओके, जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट होगा। अच्छा, लॉयर का एक्सेस उसको देंगे कि नहीं, उसका राइट है। ही इज़ एंटाइटल्ड टू मीट द लॉयर ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, ठीक है। डायरी एंट्री करेंगे कि नहीं, पुलिस वाला अपने जनरल डायरी, स्टेशन डायरी में एंट्री करेगा कि नहीं अरेस्ट को लेकर, हाँ बिल्कुल करेगा। और लास्ट वाला है पुलिस कंट्रोल रूम। पुलिस कंट्रोल रूम का सेटअप होना चाहिए। सर पुलिस कंट्रोल रूम का क्या काम है, आइए समझाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अरेस्ट जैसे ही हुआ तो अरेस्ट होने के बाद पुलिस वाला उसको कहाँ लेके जाएगा, पुलिस स्टेशन लेके जाएगा, ऑब्वियसली। पुलिस वाला अरेस्ट किया, ये है एक्यूज्ड, ये कहाँ गया, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जैसे ही आया, ठीक है, पुलिस स्टेशन क्या करेगा, पुलिस कंट्रोल रूम को बता देगा कि देखो ये बंदा अरेस्ट होके आया है, ठीक है, उसको इन्फॉर्म कर देगा। तो वही बोल रहा है, जैसे ही अरेस्ट हुआ तो पुलिस कंट्रोल रूम क्या करेगा, पुलिस स्टेशन क्या करेगा, पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करेगा। जैसे क्या इन्फॉर्म करेगा, जैसे अबाउट एवरी अरेस्ट इमीडिएटली, तुरंत जो भी अरेस्ट हुए हैं बंदे उसके बारे में इमीडिएटली पुलिस कंट्रोल रूम को पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये पुलिस कंट्रोल रूम क्या करता है, ये मेंटेन करता है एक डेली रजिस्टर ऑफ ऑल द अरेस्ट। जितने भी अरेस्ट होते हैं ना भाई, जितने भी अरेस्ट होता है सबका एक रजिस्टर मेंटेन करता है कि कौन सा बंदा अरेस्ट होके आया है। ये कौन मेंटेन करेगा, पुलिस कंट्रोल रूम करेगा। मतलब कौन सा बंदा अरेस्ट होके आया, एड्रेस क्या है उसका, कहाँ से अरेस्ट होके आया, ठीक है, सारा चीज़। और ये रजिस्टर में क्या होता है, वही जो बताया, नाम क्या है अरेस्टेड पर्सन का, ठीक है, टाइम और प्लेस, कौन सा जगह से वो अरेस्ट हुआ, कौन सा टाइम था अरेस्ट जब हुआ वो, प्लेस ऑफ डिटेंशन, कहाँ से उसको पकड़े हैं, ठीक है, और हेल्थ स्टेटस क्या है, इंजरी वगैरह कोई सा है क्या, ये सारा चीज़ किस में रहता है, तुम्हारा उस रजिस्टर में रहता है। जो रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, पुलिस कंट्रोल रूम, समझ में आया। तो इसलिए बोल रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक हेड क्वार्टर में क्या होना चाहिए, पुलिस कंट्रोल रूम का सेटअप होना चाहिए, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। समझ गए, ओके सर। तो ये थे 11 सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस रिगार्डिंग द अरेस्ट, समझ में आ गया। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कंक्लूज़न ये है कि जो अबव गाइडलाइंस, द अबव गाइडलाइंस एम्ड, तो ये जो अबव गाइडलाइंस जो था, ऊपर जो गाइडलाइंस लिखा गया उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, प्रिवेंटिंग द टॉर्चर, इलीगल डिटेंशन एंड आर्बिट्ररी अरेस्ट। जो
टॉर्चर होता है, जो कस्टोडियल डेथ होता है, इलीगल डिटेंशन किया जाता है, आर्बिट्ररी अरेस्ट होता है, उसको क्या करना, प्रिवेंट करना मेन काम था ये सब गाइडलाइंस का। दूसरा, इस गाइडलाइंस को लेटर अडॉप्टेड इन सीआरपीसी, बाद में यही गाइडलाइंस को सीआरपीसी में अडॉप्ट कर लिया गया। किस तरीके से, बाय 2009 का अमेंडमेंट। फिर 2009 में अमेंडमेंट लाया गया और 2009 के अमेंडमेंट में ये जो गाइडलाइंस था उसको एज अ कानून डाल दिया गया सीआरपीसी में, और अभी भी ये कानून हमारा बीएनएसएस में अभी भी है। समझ में आ गया? ओके, तो ये था तुम्हारा डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था। इसका 11 पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है? तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समरी देखो क्या था, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पुलिस पर्सनल, जो पुलिस वाला अरेस्ट करने आ रहा है उसका नाम और डेजिग्नेशन क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अरेस्ट मेमो बनाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा, इन्फॉर्म करेगा कि नहीं अपने फैमिली को, जो बंदा अरेस्ट हुआ है बिल्कुल करेगा। अच्छा, जो बंदा अरेस्ट होकर आया है उसको अपने राइट के बारे में उसको बताएंगे कि नहीं, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जब अरेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगा अरेस्ट होते वक्त, तो हर 48 आवर्स में भी होगा क्या इसके अलावा, बिल्कुल होगा। अच्छा, 24 घंटे के अंदर किसके प्रेजेंट करेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने। अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो उसको भी देंगे कि नहीं, मजिस्ट्रेट को बिल्कुल देंगे। जो भी रिकॉर्ड्स है, जो कॉपीज़ है उसका इंक्लूडिंग अरेस्ट मेमो, किसको देंगे, मजिस्ट्रेट को देंगे। इसके अलावा लॉयर का एक्सेस भी उनको मिलेगा कि नहीं, जो अरेस्टी है, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसका वो राइट है, ठीक है। अच्छा, डायरी एंट्री करेगा कि नहीं पुलिस वाला, बिल्कुल करेगा। अरेस्ट कहाँ पर हुआ, क्या हुआ, सारा डिटेल्स डायरी में रखेगा, स्टेशन डायरी। और पुलिस कंट्रोल रूम का सेटअप होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सारा अरेस्ट का डिटेल्स कौन मेंटेन करता है, पुलिस कंट्रोल रूम, ठीक है। चलिए, तो ये 11 गाइडलाइंस को आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोलो, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है, ठीक है, अरेस्ट का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये लैंडमार्क जजमेंट है जोगिंदर कुमार का, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, जो करना है कर लीजिए। मैं तो लिख के ले आया हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए भैया। लेकिन कोई आजकल लाइक नहीं करते हो वीडियो को, सिर्फ देख लेते हो और भाग जाते हो। भाई लाइक तो करो भाई, बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में। चलिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त, और पढ़ते रहिए।